देखिए, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार, भाजपा 370 पार। अब इस पर अभी तक विपक्ष के तमाम तरीके के बयान आते थे। अब विपक्ष ने यह कहना शुरू किया है, विपक्ष के सारे नेताओं ने, कि भाई कहां से आएंगे 400, जरा हमको कागज पर बता दो। आप नहीं बताते तो हम बता देते हैं। भारत के जितने राज्य हैं, जितनी लोकसभा सीटें, सब गिनाने लग गए, यहां इतना, यहां इतना, यहां इतना। भाजपा को इतनी सीटें यहाँ 2019 में मिल चुकी हैं, इस बार थोड़ी ना मिल जाएंगी। कहां से लाओगे 400? दक्षिण में कहां से आएगी तुम्हारी सीटें? अब विपक्ष जो है वो भाजपा से वो वाले सवाल करने लगा है जो हम यहाँ एनालिस्ट करते हैं ना, कि भाई कैसे, कहां से सीट आएगी, कौन सी सीट फंसी हुई है, कहां पर रोचक मुकाबला है, कहां कोई मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा भाजपा लग रहा है कि जीत रही है। अब विपक्ष भी इस पर आ गया है। अभी तक जो ये कह रहे थे कि भाजपा 180 पार नहीं कर सकती, अब वो ये साबित करने में तुल गए कि 400 नहीं आ सकती, 370 भाजपा की नहीं आ सकती। तो अपना कितना मान रहे हैं भाई, ये हम आपको भी बताएंगे। ऐसे बयान है मेरे पास। अब दो बयान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उससे पहले इतना और बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में थे और पीलीभीत में उन्होंने रैली की है। और पीलीभीत में वरुण गांधी सिटिंग सांसद हैं, उनका टिकट काट करके जितिन प्रसाद को चुनाव लड़ाया जा रहा है। आज की सभा में वरुण गांधी नहीं थे। वरुण गांधी आज प्रधानमंत्री की सभा में पीलीभीत में मौजूद नहीं थे। कहा उनको वायरल हो गया है, बुखार हो गया उनको। अब कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा मौके पर बुखार हो गया है, टिकट कट गया, इसका बुखार है क्या? बाकी भी तबीयत खराब हो सकती है। चलिए, ये आगे की चर्चा है हमारी। लेकिन पहले जो विपक्ष के अब सवाल है भाजपा के साथ, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जयराम रमेश, अब इसमें कोई शक नहीं कि जयराम रमेश राहुल गांधी के सबसे करीबी एडवाइजर हैं। जो वो कह रहे हैं आप समझिए राहुल गांधी कह रहे हैं। तो जयराम रमेश ने गिनाया, व्यूअर्स मैं बता रहा हूं आपको, जैसे उनके सवाल क्या है। उन्होंने कहा कि ये सब जो है ये स्लोगनबाजी है, ये सब नारेबाजी है। 400 पार, 17 का गुजरात का इलेक्शन हुआ, नारा 150 पार था, कितना आया? उसके बाद 18 में छत्तीसगढ़ का इलेक्शन आया, नारा था 50 पार, भाजपा का कितना आया? 2019 झारखंड में नारा था 65 पार, कितना आया? दिल्ली 2020 चुनाव में नारा था 45 पार, कितनी सीटें आई? ये जयराम रमेश पूछ रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि वो चुनाव तो कांग्रेस ने भी लड़ा था ना, तो कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी, वो हम आपको बता देंगे। पहले आप ये बात सुन लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको दूसरा बयान सुनाऊंगा आरजेडी के मनोज झा का। मनोज झा ये बात कह रहे हैं, मैं आपको राज्य गिना देता हूं, आप बता दीजिए कहां से सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। दोनों बयान आप सुनिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक अच्छा है, आज सुबह ही मुझे एक मैसेज मिला। 2017 गुजरात चुनाव, बीजेपी का नारा 150 पार, सीट मिले 99। 218 छत्तीसगढ़ चुनाव, नारा 50 पार, सीट मिले 15। 2018 मिजोरम चुनाव, नारा 21 पार, सीट मिली 1। 2019 हरियाणा चुनाव, नारा 75 पार, सीट मिली 40। 2019 झारखंड चुनाव, नारा 65 पार, सीट मिली 25। 220 दिल्ली चुनाव, नारा 45 पार, सीट मिली 8। 221 तमिलनाडु चुनाव, ये याद रखने लायक है क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं। 2021 तमिलनाडु चुनाव, नारा 118 पार, सीट मिली 4। 2021 बंगाल चुनाव, ये भी प्रधानमंत्री जब वापस जाते रहते हैं। 2021 बंगाल चुनाव, नारा 200 पार, सीट मिली 77। 2022 हिमाचल चुनाव, नारा 45 पार, सीट मिली 25। तो ये पार नारा देना बड़ा आसान है, पर हकीकत जो है बिल्कुल विपरीत है उससे। तो ये एक ढंढोरा पीटने में ना इनका कोई मुकाबला नहीं, अपना खुद का ढंढोरा पीटते रहते हैं। 400 पार, ये साइकोलॉजिकल माइंड गेम खेलने की कोशिश करते हैं। पांव के नीचे की जमीन निकल चुकी है। अब राज्यवार गणना कर लीजिए ना, आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये 400 पार एक जुमला है और जिसकी हकीकत 4 जून को पूरा देश देखेगा। दोनों बयान आपने व्यवस्थ सुन लिया। आइए शुरुआत करता हूं आज की कहानी कुर्सी की। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे मेहमान रोज की तरह। बहुत स्वागत सर आप लोगों का एक बार फिर। अब कांग्रेस और विपक्ष ये साबित करने में तुला कि 400 तो नहीं आ रही, राज्य भी गिना रहे हैं सारे, कहां क्या नारा दिया था, कैसे आ जाएंगी भला सीटें। हर्षवर्धन जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह के सलाहकार नज़दीक में हैं और पता भी नहीं लग रहा है कि ये तो पार्टी को इतना नीचे गर्त में ले जाएंगे। यानी कांग्रेस पार्टी के सलाहकार और राष्ट्रीय जनता दल के सलाहकार अब ये कह रहे हैं कि हम नारा भी कुछ बड़ा नहीं लगाएंगे। जिस पश्चिम बंगाल के 2021 विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी 3 विधायक से 77 पर पहुंची। 3 विधायक थे उसके पश्चिम बंगाल विधानसभा, 77 तक पहुंच गई। और जिस वक्त वो 77 पर पहुंची उसके पहले 2019 में 18 लोकसभा सांसद, 18 एक नारा 200 पार था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नारा 200 पार था। और जिस हरियाणा की बात कर रहे हैं वहां भी 75 पार था नारा, लेकिन 40 के ऊपर गई और सरकार बना ली, 10 की 10 लोकसभा सीट जीत ली। और मैं फिर से कह रहा हूं कि नारे तो चुनाव में नेता इसीलिए लगाते हैं कि उन नारों के साथ जनता जुड़े और वो नारा हकीकत में बन जाए। नारा जब हकीकत में नहीं बना तो उसको बोलते हैं जुमला, और नारा हकीकत में बन गया तो उसको कहते हैं जनता का भरोसा। तो नरेंद्र मोदी तो 180 वाली पार्टी को 282, 303 और एनडीए 353 पे आज खड़ा है या नहीं खड़ा है? 353 सीट्स आज एनडीए के पास हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। और अब पूरे विपक्ष को देखिए तो वो कहीं कुछ काम करते नहीं रहा है। खुद जयराम रमेश के बयान में सुनिए, कह रहे हैं बार बार मोदी जी जिस तमिलनाडु जा रहे हैं उसको जरा ध्यान सुनिए। मतलब वो आदमी मेहनत कर रहा है, वो आदमी प्रधानमंत्री है, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो आदमी तमिलनाडु के साथ जितनी कोशिश हो सकती है, उसकी एक भी लोकसभा सीट नहीं, कुल जमा 4 ठो विधायक है। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? वो करी, इसको याद रखिएगा, क्योंकि नारा देते हैं बार बार जा रहे हैं, इनको सीट नहीं मिलती। राहुल जी ने सभाएं शुरू कर दी हैं। कल ही हम बात कर रहे थे, कहां है राहुल जी? राहुल गांधी ने सभाएं शुरू कर दी हैं। हेलीकॉप्टर वाला वीडियो देखा आपने? नहीं, हेलीकॉप्टर का मिजाज कुछ और है, हमारा मिजाज कुछ और है। और अच्छा है कि आजकल रील्स पे पूरी की पूरी पार्टी फोकस कर रही है, मैनिफेस्टो की रील पे, हेलीकॉप्टर के मिजाज और मेरे मिजाज और मौसम के मिजाज की रील पर, और बीच बीच में आ जाता है जन नायक, जन नेता, त्याग तपस्या, वो सब ठीक है। अंतिम बात क्या है? अंतिम है कि जनता कितनी कनेक्ट कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। राहुल जी शहडोल गए थे, राहुल जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है, उनका अपना एजेंडा है और उस पर वो टिके हुए हैं कि भैया हम सब संपत्ति बांट देंगे। किसको आप कह रहे हैं? 1 लाख रुपए आप देंगे किसी गरीब परिवार की एक महिला को, और ये जो घर बन गए कितने के बने हैं, तो जो उससे बचेगा उसी को आप लुभा पाएंगे ना, जिसको लाभ नहीं मिला होगा। वो करें 1 लाख रुपया कम से कम, तो 1 करोड़ जो लखपति दीदी बन गई, वो बजट में 3 करोड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट एस्टिमेट में है, ये बाकायदा अनाउंसमेंट है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो 3 करोड़ तो आप निकालते चले जाइए, तो उनके पास बचेगा कौन लाभ लेने के लिए जो उनके लिए खड़ा हो। चलिए, अच्छा वापस नारे वाली बात पे आता हूं। आप कह रहे हैं कि अब विपक्ष ने नारा भी बड़ा देना बंद कर दिया। नहीं, विपक्ष तो पहले से ही बंद किए हुए, विपक्ष तो बात ही नहीं करता है। ठीक है, आप किसी दिन दम से, और मैं तो कहता हूं, देखिए मैंने कई बार कहा, तो डिबेट में मेरे बोलने के बाद प्रवक्ता बोल पड़ते हैं नहीं नहीं हम भी 300 जीत जाएंगे। आज तक आपने किसी विपक्षी पार्टी के नेता को सुना कि हम अकेले 272 सीट लाने जा रहे हैं? कांग्रेस को सुना क्या आपने? नहीं। या किसी पार्टी को यह भी सुना कि एक अकेली पार्टी 100 पार कर जाएगी? कांग्रेस के जो घनघोर समर्थक है वो भी क्या कहते हैं, अगर कांग्रेस 100 पार कर गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 272 मुश्किल है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत यानी ये सदिच्छा है सबकी, जमीन पर कुछ नहीं। ये बात सही है कि इस विपक्ष के सारे नेता ये साबित करने में तुले कि अब तो 400 पार नहीं आ रही है, 370 तो आ ही नहीं सकती है। या मैं बता रहा था सुप्रिया श्रीनेत की बात, उन्होंने कहा कि भाजपा का सर्वे भी यही कह रहा है, हमारा सर्वे भी यही कह रहा है, भाजपा 180। अपना नहीं बता रहे हैं, अपना कितना? अच्छा, उनको अपने नेता का पता नहीं रहता, वो रात को सो के उठता चला जाता, भाजपा के सर्वे हो जान जाएंगे। कमाल कर रहे हैं। देखिए इसका जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, मुझे लगता है कि विपक्ष उस पूरे नैरेटिव में फंस गया है। 400। अब देखिए, कोई ये बात नहीं कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 282 सीट लाएगी या 272 लाएगी या नहीं लाएगी। विमर्श इस बात पर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों से कम लाएगी। कल जाकर के यही कहेंगे, ये इससे यही बात निकल करके आ रही है कि जयराम रमेश कहना चाहते हैं कि देखिए, इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम इतनी सीटें लाएंगे, लेकिन ये नहीं ला पाए, इसलिए ये नारा भी जो है वो 400 का नारा भी जो है वो जुमला है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। अब मान करके एक थोड़ा सा इसको तर्क के कसौटी पर कसें, कल जाकर के भारतीय जनता पार्टी को 340 सीटें आती है या 310 सीटें आती है, 300 सीटें भी आती है, मैं यहां तक मान लेता हूं, और एनडीए कुल मिलाकर के 353 या 354 या 343 भी रह जाता है, उसे कम अभी जो है वहां से नीचे भी चला है। फिर विजयी मुद्रा में कौन होगा, सेलिब्रेशन जनपद पर कौन मनाएगा,
जिसको नैतिक- कर्तव्य पथ पर कौन सेलिब्रेट करेगा? नहीं, ये नहीं, सेलिब्रेट करेंगे या सर, भारतीय जनता नैतिक पार्टी जीत भी सेलिब्रेट? कोई चीज होती है, नहीं, नैतिक जीत भी कोई चीज देखिए, होती है, मोरल विक्ट्री। इंपॉर्टेंट ये है कि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए जीतना है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है 2024 का चुनाव हम जीतेंगे। भाई सत्ता आनी चाहिए, सत्ता आनी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए और हमारे पास सत्ता आनी चाहिए। अब विपक्ष जो है इस बात में लगा हुआ है और मैं इससे सहमत हूं कि भाई आप अपना नहीं बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज तक नहीं बता पा रही है कि हम कितनी सीटें जीतने वाले हैं। उनका सर्वे क्या कहता है? आज के दिन में कांग्रेस पार्टी ये बताने से हिचक रही है, वो कहीं भी किसी भी डिबेट में ये नहीं कह रहे हैं कि हम कितनी सीटें लाने जा रहे हैं। और ये मतलब बड़ी मजेदार अजीब बात बात है। बड़ी अजीब बात है बिल्कुल कि आप ये नहीं करें हम भाई 100 आएंगे, 150 आएंगे, 200 आएंगे। नहीं, जो उनके जो लोग YouTube चलाने वाले हैं, जो उनके समर्थन में रोज लिखते हैं, रोज गाली गलौज की भाषा करते हैं, रोज भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बता रहे हैं कुछ? वो ज्योतिष भविष्यवाणी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 182 सीटें, वही जो कांग्रेस से चल करके आती है उनके YouTube चैनल कांग्रेस का पर वही कितना पर बताते निकले। हैं? वही कांग्रेस के बारे में तो वो भी नहीं इसके लिए बता पा साहस रहे हैं। नहीं है ना। मजेदार बात है, कांग्रेस कोई तो जमीन होनी चाहिए ना, साहस नहीं है। कांग्रेस के बारे में मजेदार बात है कि वो भी जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग है, हाँ, भारतीय हाँ। जनता पार्टी के पास आज के दिन में ये कम से कम एक कॉन्फिडेंस है और ये हर स्तर पर है कि हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार रिपीट होगी। ठीक है सर। अब ये जो उन्होंने कहा कि भाई 400 नहीं मुमकिन है, अब ये क्या है जो रागी जी जो कह रहे हैं, मॉरल विक्ट्री वाली बात है जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई अगर राम रमेश बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, वो सिल्वर लाइनिंग ढूंढते हैं हर चीज़ में। तो प्रॉब्लम ये है कि देखिए 51 के बाद कांग्रेस जो है सबसे कम सीटें इस चुनाव में, किसी चुनाव में लड़ने जा रही है, तो इस चुनाव में लड़ने जा रही है। लड़ने हाँ, 300 सीटें के आसपास वो लड़ने जा रही है। ठीक है। और अपने इंटरनल डिस्कशंस जो कांग्रेस के हैं वो केवल 255 सीटों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे में आप खुद सोचिए क्या अनुमान अंदर लग रहा हो। और ये 255 जो है इसमें कम से कम 250 सीटें होंगी जो सीधे भाजपा से कॉन्टेस्ट बिल्कुल सीधी कॉन्टेस्ट है। आप खुद सोचिए एक ऐसी बीजेपी पार्टी का स्ट्राइक रेट 95% है। ऐसी पार्टी से लड़ने जा रही है जो पिछले चुनाव में 224 सीटों में 50% वोट हासिल किया। गजब। ठीक है, 2014 से 88 सीटें ऐसी ज्यादा की जहां पे 50% वोट हुआ। ऐसी और बढ़ा ली 214 से कि 88 214 में जितनी थी उससे 88 सीटें और बढ़ा के 50% वहां पे वोट किया। अब ऐसे में आप क्या बोलेंगे? आप ये तो बोल नहीं सकते कि हम जो है हारे हुए हैं। तो मुझे लगता है वो जानते हैं वो हारे हुए हैं। वो जानते हैं हम हारे हुए हैं। ये बात देखिए, ऐसा लगता भी नहीं है कि कांग्रेस जो है जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। ऐसा होता तो हमें बहुत कुछ होता हुआ कांग्रेस की तरफ से। अरे एक चीज बस जोड़ दूं, कल हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया व्यूअर्स, थोड़ा सा मैं उसका भी प्रचार कर दूं। प्रोग्राम अपना ही है, शाम को 6 बजे हम लोगों ने शुरू किया है कॉफी पर कुरुक्षेत्र। अच्छा, उसमें कल एक हमारे मेहमान ने ये बात बोली, कांग्रेस को अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2018 में यह बात कह दी थी या 2019 के चुनाव को लेकर के कि आगे के लिए कि लड़ाई बहुत कड़ी है, संघर्ष बहुत बड़ा है, जो मेरे साथ रह सकता है इस संघर्ष में वही रहना। तो मैंने पूछा भाई संघर्ष का मतलब क्या? मतलब वो मान रहे हैं कि चुनाव गया हुआ है? तो उन्होंने कहा कि लिटरली मान चुके हैं और ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये भी वो मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज ये 19 हो गया, अभी 24 का चुनाव हो गया, इसके आगे का भी कांग्रेस को राहुल गांधी को लगता है कि भाई मामला बहुत टाइट है और संघर्ष है। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जिस तरह से बीजेपी बढ़ रही है, कभी भी कोई पार्टी बढ़ती है तो नीचे आते हुए भी उतना ही समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम पीक पे आई और धड़ाम से गिर गई, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कांग्रेस को यह पता है कि 2024 का चुनाव हो, 2029 का चुनाव हो, उनके लिए परीक्षा बड़ी कड़ी। 29 का भी बिल्कुल कड़ी। समीर जी, देखिए मुझे अब लगता है माइंड गेम क्या इन्होंने खेलना शुरू किया है क्या, जयराम रमेश ने, कांग्रेस ने? नहीं, जयराम रमेश माइंड गेम खेल लिया। जयराम रमेश और कांग्रेस को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अगर ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी और इंडिया गठबंधन का 400 सीटें जीत रहा है, तो इसकी तैयारी 2019 के चुनाव परिणाम के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी थी। चुनाव परिणाम के 10वें दिन जब अमित शाह ने यहाँ बैठक बुलाई दिल्ली में सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को, तो जीती हुई सीटों पर बधाई नहीं दी। अमित शाह ने पूछा कि सीटें हारे क्यों,
और उसके बाद 160 सीटें आइडेंटिफाइड करी, 161 सीटें आइडेंटिफाइड करी जो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और कहा कि इस पे 5 साल आपको मेहनत करना है और इसमें से 70% सीटें 2024 में जीतना है। 19 में जो सीटें हार गए थे, चुनाव जीतते ही उस पर काम शुरू हो बिल्कुल गया। 161 सीटें आइडेंटिफाइड करी भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके ऊपर कमेटी बना दी थी भारतीय जनता पार्टी ने 6 लोगों की, और लगातार उसके ऊपर वहां दौरे हुए, केंद्रीय नेताओं के दौरे हुए, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे करे, अमित शाह खुद वहां का फीडबैक लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां की जानकारी लेते रहे, और ये तय कर दिया था कि 2024 में जब चुनाव होगा तो इन 161 सीटों से हमें कम से कम 60 और 70% सीटें का टारगेट लेना है। तो जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी 370, तो भारतीय जनता पार्टी को 67 ज्यादा सीटें चाहिए 2019 की तुलना में 303 सीटें से। 303 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुत अच्छा स्ट्रांग वर्क करके रखा था। 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत फोकस करा है, और मुझे लग रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि अब की बार 370 पार, तो यह तय था कि भारतीय जनता पार्टी के पास जमीनी स्तर पर इस बात का फीडबैक आ चुका था कि हम यहां पर आप बहुत मजबूत हो चुके हैं, और इसमें से 60% सीटें भारतीय जनता पार्टी, वो जो मतलब प्रधानमंत्री ने जो 400 की बात किया, 370 की बात की, वो पूरा ग्राउंड वर्क करने के बाद 2019 चुनाव परिणाम के बाद से शुरू कर दी थी तैयारी इन्होंने कि 2024 में हमें कितने सीटें क्या लेकर किया आना उन्होंने है। ऐसा उन सीटों पर क्या किया उसको मतलब अपने लिए पॉजिटिव करने के लिए? देखिए, लगातार संगठन की वहां बैठकें होती रही, हारने का कारण विश्लेषण हुआ। केंद्रीय मंत्री जितने मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री थी, हर महीने एक कैबिनेट मंत्री उन सीटों के ऊपर गया। बीएल संतोष संगठन महामंत्री हर 2 महीने उस सीटों पर विजिट किया। अमित शाह लगातार हर महीने उसकी संगठन की बैठक लेते रहे, और हर 6 महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी समीक्षा बैठक ली 160 सीट्स के ऊपर, और संघ के 165 सीटों 161 सीटों के ऊपर 161 प्रचारक स्पेशली डिप्यूट किए गए थे, जो वहां पर संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच समन्वय का काम देखेंगे। जातिगत समीकरणों को वहां पर देखा गया, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां क्यों आ रहा है और अगली बार किसे वहां देना है, क्या यह सीट किसी गठबंधन में जा सकती है, अगर गठबंधन में किसी को देकर यह सीट जीत सकते हैं तो उसे गठबंधन में लेकर आओ। अगर वहां भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं है, विपक्ष का उम्मीदवार मजबूत है, तो उसे भारतीय जनता पार्टी में लेकर आकर टिकट देना है। अब इसका कॉन्ट्रास्ट पूछना चाहता हूं मैं, कांग्रेस ने क्या किया? आपने अच्छा बताया कि वो कितनी 161 सीटें जो 2019 के चुनाव में भाजपा हारी, चुनाव खत्म होते ही सेलिब्रेशन जश्न नहीं हुआ, ये हुआ कि ये हारी क्यों, ये बताओ, इस पर काम शुरू कर दो। 5 साल उस पर काम किया, इसीलिए है नारा 400 पार या 370 का। कांग्रेस पार्टी आई थी 52 या 54 पे। अब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो 300 सीट हारी ना, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया इन 5 सालों के अंदर? हर्षवर्धन जी, 1.5 साल तक राहुल गांधी ने छुट्टी मार दी, छुट्टी मारी, चुनाव हारे, त्यागपत्र दिया। और जैसे हम लोग सुनते हैं कि पुराने जमाने में जो महाराजा होते थे तो उनकी चूंकि रानियां होती थी तो कोई गुस्सा जाती तो कोप भवन में जाती थी, तो राहुल गांधी अध्यक्ष पद से कोप भवन में गए। अब वो कोप भवन में कहां कहां गए, दुनिया के किस किस हिस्से में गए, वो लोगों को नहीं पता है, लेकिन ध्यान लगाने गए, ध्यान लगाने कल ही बताया गया मुझे, ध्यान लगाते हैं। अच्छा, ध्यान लगाते हैं, वो छुट्टी पर गए। अब सवाल यह है कि जब आप करीब करीब 1.5 साल छुट्टी पर गए, और मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन यहीं इंडिया टीवी पर ही उस वक्त के दौरान की एक बहस से हम लोग बाहर निकले, और जैसे निकलते हैं तो एक कांग्रेस के प्रवक्ता थे, अंदर बड़ा लड़ के गए थे, बहुत कुछ बोल के गए थे, बाहर निकल के गए कि 1.5 साल हो गया हमारी राहुल जी से भेंट नहीं हुई मीडिया टीम की। कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता, और मैं उनका नाम इसलिए भी नहीं ले सकता क्योंकि अब वो नहीं, समझ गए, लेकिन सब समझ गए। ये बाकायदा उनकी पीड़ा थी, और ये पीड़ा आप किसी से भी बात कर लीजिए। आज बहुत से लोग कह रहे हैं, और अभी आपने कहा कि कल आपके वो नए वाले शो में, हालांकि हमारी कुर्सी आप वहां ले गए, ठीक नहीं कि हम लोग खड़ा कर दिया, उधर कुर्सी लगे, खैर, तो उसमें आपने बताया कि लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। कितनी लंबी लड़ाई? तो राहुल जी लंबी लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं, प्रियंका जी लंबी लंबी छुट्टियों पर चली जाती। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि 161 सीट ये वाली कमजोर है, इस पे प्रत्याशी है, जातिगत समीकरण है, दूसरा भी मजबूत है तो ले आओ, और यहां अपने लोगों से भी बात नहीं कर रहे हैं जिनको हिम्मत है, जिनको ताकत हो, जिनको साहस हो। तो तैयारी के तौर पर तो मुझे लगता है कुछ नहीं है। उनको एक भरोसा है, भारतीय जनमानस पर उनको एक भरोसा है कि भाई ठीक है, हम बार बार कहेंगे तो कभी लगेगा कि अरे यार मोदी 10 साल हो गया, अभी तानाशाही हो जाएगी, चुनाव नहीं होने देगा, संविधान खत्म कर देगा। वो इन अफवाहों पर काम कर रहे हैं, वो देश के भीतर एक अराजकता पैदा करने पर काम कर रहे हैं। अब वो इसमें अराजकता क्या है? अराजकता है ना, कैसे? जब आप बिना किसी आधार के, इस देश में संविधान सिर्फ एक बार बदला गया है, अगर प्रियम्बल के लिहाज से कहें, वो बदला इंदिरा गांधी ने आपातकाल में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। इस देश का अगर संशोधन कहें तो पहला वाला किया जवाहरलाल नेहरू ने, आर्टिकल 1 का अमेंडमेंट किया। तो दोनों
इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू ने किया। और अगर संविधान संशोधन को बदलना कहेंगे तो 104 बार बदला जा चुका है। सबसे ज्यादा किसने किया? नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने। दूसरा एक पैमाना होता है, आप दूसरे की सरकारें गिरा दे, कहते विधायक उधर से उधर चले आए। नरेंद्र मोदी की सरकार में एक बार भी किसी विरोधी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, एक बार भी। और यहां तो राम मंदिर के लिए भाजपा आंदोलन कर रही थी, बाबरी ढांचा टूटा था। उत्तर प्रदेश की सरकार छोड़ो, 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी। संविधान कब गया था? तानाशाही कब हुई थी? और असल तानाशाही सिर्फ और सिर्फ इंदिरा जी लेकर आई। और अगर नारे और जुमलों की बात करेंगे तो एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, इस तरह का नारा, इंदिरा इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये वाला नारा। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बिल्कुल, अगर किसी की जनभावना जुड़ती है तो करते हैं ना, लेकिन इसमें किसके ऊपर डेरोगेटरी? जरा बताइए, हर हर मोदी, घर घर मोदी में किसके ऊपर डेरोगेटरी है? वो कह रहे हैं ना, जो लोग, जितने लोग भी, आप काशी विश्वनाथ चले जाइए, बाबा भोलेनाथ के उस मंदिर में जाइए, वहां आसपास का हर आदमी बता देगा कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते तो आज भी उसी दशा में रहते। आज वही जो भव्य हो गया है कि उसकी भव्यता की कल्पना आप टीवी पर देखकर नहीं लगा सकते जब तक आप जाएंगे नहीं। और उस आप कह रहे कांग्रेस, बीजेपी ने तो काम किया हारी हुई सीटों पर, इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद, और कांग्रेस पार्टी ने ऑटो पायलट पर छोड़ दिया, अपने आप हो जो हो। बिल्कुल ठीक। हाँ रागी जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव हारने के पश्चात यह नहीं तय कर पाई कि उसका अगला अध्यक्ष कब होगा। 1.5 साल उसको लग गए अपने एक चुनाव करवा करके और एक अध्यक्ष स्थापित करने में। ये आप देखिए कांग्रेस पार्टी का। दूसरी, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक विचार मंथन हुआ था, और विचार मंथन के पश्चात हुआ था कि हम ये जो एंटी हिंदुत्व, एंटनी की कमेटी, एंटनी रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, एंटनी रिपोर्ट जिसे हालांकि कांग्रेस ही कहता है ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। वो बेशक उसे मना कर देते हो, लेकिन वो एक वास्तविकता थी जो कार्य समिति के लोगों से यदि आप बात करेंगे तो बता देंगे इसके बारे में, इसका जिक्र हुआ था। और कांग्रेस पार्टी ये नहीं तय कर पाई कि हमें किस विचारधारा को आगे लेकर के बढ़ना है। हमें भारतीय जनता पार्टी से यदि लड़ना है तो हमें संगठन के स्तर पर, हमें राज्यों में चुनाव करके उन लोगों को आप चुनाव में लाना है जिनका कोई जमीन पर काम हो, जमीनी स्तर पर जो संगठन को ताकत दे सकते हैं, ऐसे नेताओं को लेकर के आने की बात कही गई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको वास्तविकता में जमीन पर नहीं उतारा। ठीक है, आपको याद होगा कि बिहार के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, बंगाल के अंदर, हर जगह ये हुआ कि फेक वोटर्स बनाए जा रहे हैं। अपने अपने लोगों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए अपने अपने लोगों को फेक वोटर्स का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में भी चुनाव जो है वो जिसे कहते हैं कि अच्छे तरीके से उसको कर सकता था, वो भी कांग्रेस पार्टी ने एक बस एक चीज और, मतलब अब ये यहां से यही साबित हुआ, एक पार्टी जीतने के बाद भी हारे क्यों कुछ सीटें, उस पर काम कर रही है। एक पार्टी लगातार दूसरा चुनाव इतनी बुरी तरह हारने के बाद, ऐतिहासिक हार के बाद भी वो जो है ऑटो पायलट पर चली जाती है। कहां भूख क्यों नहीं है कांग्रेस में, आग क्यों नहीं है, कैसे आता है? ये आप ना बड़ा नाइंसाफी करते हैं राहुल गांधी के साथ। मेरा नाम ही नहीं लिया उनका, आप मैंने कांग्रेस कहा। कांग्रेस में भूख क्यों नहीं है? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ राहुल गांधी एक की बात है ना, वो राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी इसलिए करते हैं कि आप उनके नेता एक के बाद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब तो लिए जा रहे हैं, तो करें भी तो क्या? लिए नहीं जा रहे सर, वो भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं सब। चलिए मान लेते चले जा रहे हैं, तो किस पे डिपेंड हो कि चुनाव लड़ने? वो जिस साइड जाते हैं वहां से नेता खिसक जाता है। वो महाराष्ट्र में रैली करते हैं, महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता चले जाते हैं। वो कहीं और करते हैं, वहां से चले जाते हैं। एकमात्र हिमाचल बचा था, वहां पे भी टूट आपने करवा दी। तो भाई किसी पार्टी को जीने देंगे तब वो करेगी। तो इसके लिए जिम्मेदार भाजपा है? नहीं, भाजपा कहाँ जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है पूरी। मैं तो मान रहा हूँ भाजपा तो कुछ कर ही नहीं रही है। अच्छा, मान लिया भाजपा कर भी रही है, मैं मान रहा हूँ भाजपा भी कर लिया। सुनिए, मान लिया भाजपा कर रही है, पर तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्या कर रही है उससे बचने के लिए? देखिए, आप चाहते हैं एक अकेला, आप कह रहे हो कांग्रेस हार इसलिए रही है कि भाजपा उसके नेता ले जा रहा हूं। आप ये चाहते हैं एक अकेला आदमी एक बड़ी मशीन से लड़ ले,
जो इतनी वेल ऑयल्ड मशीन बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, उससे जाके राहुल गांधी कांग्रेस की मशीन किसने खराब की भाई? खुद ही खराब की। कांग्रेस की मशीन के पुर्जे अलग कर दिया आपने। किसने किया ये? मैं तो मान रहा हूं ना वो। सौरभ जी, वही बात हो जाती है कि आपने एक अकेला व्यक्ति आप बने ही क्यों?